Hello guys. Hi everyone. Hi Avinash. Hi Arpita. How are you? Hi Arshia. कैसे हो आप लोग? Hi आयुष. InstaSolve user 800 200. Hi. Hello everyone. Hi Ashu, Harsha. Hi Avinash. ओके अर्पिता इज फाइन. बाकी जनता कैसी है? पढ़ाई की नहीं की? लास्ट वाला चैप्टर जो किया था उस पर प्रॉब्लम्स ट्राई किए आप लोगों ने घर पे? हाय श्री नाग सर्व्या. हाय रुपेश. हाय हरिओम. हाँ हरिओम ने किए हैं क्वेश्चन. बाकी लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए थे. क्लास स्टार्ट हो गई है अर्शिया. क्वेश्चन ट्राई किया करो, ठीक है? जैसे ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है अपने लोगों का, तो आप उस पर क्वेश्चन ट्राई किया करो घर पे. उससे काफ़ी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की पता लगेगी, एक्यूरेसी आपकी कितनी आ रही है. ठीक है गाइस? आई एम गुड. हाउ अबाउट यू? हाय इरम, कैसे हो आप? अर्शिया रिप्लाई हो रहा है एक्चुअली. आप एक बार बैक करके दोबारा स्टार्ट करो क्लास को. वॉच लाइव पे क्लिक करो तो चल जाएगा. ठीक. हाय लॉस्ट माइंड. चलो लॉस्ट माइंड आ गया काफ़ी दिन के बाद. कैरी मिनाटी हेलो. ब्रजेश मौर्य गुड इवनिंग. हीरालाल आई एम कैरी मिनाटी. ठीक है कैरी मिनाटी. हाय वेलकम टू द क्लासरूम. ओके तो चलो आप शुरू करते हैं. आज का टॉपिक हमारा है जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है. तो जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि इस पे एक क्लास कर दीजिए, तो हमने ऐसा प्लान किया है कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को शुरू करते हैं. अब ट्राई करेंगे इसको कवर करने का. ठीक. प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे खूब सारी, और आप लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड टर्म्स और जितना भी प्रीवियस पार्ट है उसको रिवाइज करके आना, तो हेल्प मिलेगी काफ़ी. ठीक है. ये गाइस टेलीग्राम पे भी आप हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हो. ये हमारा एड्रेस है. आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन फॉर द नोट्स एंड पीडीएफ्स. ओके. उसमें क्वेश्चन वगैरह आपको मिल जाएंगे. तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप सब ज्वाइन कर सकते हो इस पे. ठीक है. तो जो क्लास होती है उसकी जो पीडीएफ होगी वो इस पे मिल जाया करेगी आपको. जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा तो कंबाइंड पीडीएफ और क्वेश्चंस भी उस पे आपको मिला करेंगे. तो गाइस प्रिपेयर हो जाओ एकदम. हाय विक्की. चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर. ठीक है. तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं. तो हाय सलोनी, हाय रूपाली. चलो अब आप लोग थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे. ठीक. सर मेरे को वर्क एनर्जी एंड पावर का पहले लेक्चर्स वीडियो इसमें नहीं मिल रहे हैं. आपको आसानी से मिल जाएंगे वर्क एनर्जी पावर के वीडियोस. आप ऐसा करो, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं क्लासरूम वाले टैब में जाओ, और वहाँ पे जब आप ऊपर स्लाइड करोगे तो नीचे सारे सीक्वेंस में वीडियोस आएंगे. तो वहाँ पे आपको वर्क एनर्जी एंड पावर के वीडियोस भी मिल जाएंगे, ग्रेविटेशन के भी मिल जाएंगे. अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको उसमें बायोलॉजी के भी लेक्चर्स मिलेंगे. ठीक है. तो उस पर आप जा सकते हो. हाँ पूरा होगा उसमें. ठीक है. तो ऐसी मतलब कुछ नहीं है कि कुछ अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ होगा. और क्वेश्चंस भी मिलेंगे उसमें. काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें. ठीक है. बीच के टॉपिक से वीडियो हैं, स्टार्टिंग से नहीं. एक्चुअली वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन हो चुका है, तो उसमें आप देख सकते हो जाके कि ऑल टाइम स्टफ की जो परसेंटाइल आई है वो 99.91 आई है. सो इट्स अ ग्रेट स्कोर ऑल टाइम स्टफ. कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड. तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है जो आपका 99.91 परसेंटाइल आई है. तो डेफिनेटली आपको इसमें एक अच्छा एनआईटी मिलेगा. ठीक है. हाँ निशांत, अभी मैंने बताया था पूरा कवर होगा.
सो एवरीबडी इज सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल टाइम स्टफ। बहुत अच्छा है, वेरी गुड सर, नाइस स्कोर। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं हीरालाल जी। अब देखते हैं इसको, रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पहले टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन होता है जनरली। तो अभी क्योंकि आपका एग्जाम अप्रैल में और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, तो अभी ज़्यादा डीपली थ्योरी के कंटेंट में नहीं जाएंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रिलेशन होता है बिटवीन सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो ये आपको याद रखना है रिलेशन, क्योंकि इसमें कन्वर्जन कभी भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आजकल जैसा हमने देखा पेपर जनवरी में, वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, ठीक है। तो टफ कैटेगरी कम है, मॉडरेट ज़्यादा है और इजी भी ज़्यादा है। सर जेई के पेपर में मेरे भाई के 72.45 परसेंटाइल बने हैं, तो हरिओम यादव प्लीज़ उनको बोलो कि मेहनत करें, और क्योंकि मिनिमम 95-96 परसेंटाइल के ऊपर होगा स्कोर, तो भी तभी आपको एनआईटी मिलेगा, ठीक है। तो जेई में 96 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल से ऊपर है तो अच्छा स्कोर है, तो एनआईटी तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अप्रैल वाले के लिए और मेहनत करो और इम्प्रूव कर सकते हो आप। चलो इसमें जो नोट लिखा है उस पर ध्यान दो कि एब्सोल्यूट जीरो इज 0 केल्विन, ठीक है। तो 0 केल्विन कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमको कर्व से मिलता है, टेम्परेचर और प्रेशर वाले कर्व से, तो उसमें अभी ज़्यादा नहीं जाना है डीप में। सिंपल ये याद रखो कि 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है और डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। और ये रिलेशन बिल्कुल याद रखना है कि C/5 = F-32 डिवाइडेड बाय 9 = K-273/5। हाँ, नीट प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो फटाफट यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे थोड़ी, कि अब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं कि जब टेम्परेचर के साथ होता क्या है एक्चुअल में, कि मैटर कैसे बिहेव करता है जब आप टेम्परेचर रेस करते हो या टेम्परेचर को घटाते हो। तो उसी को हम आज स्टडी करेंगे थोड़ा सा। तो थर्मल एक्सपेंशन जो है कि सिंपल एक टर्म है थर्मल एक्सपेंशन, कि जब आप किसी भी मटेरियल का या मेटल का या कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो क्या होता है उसकी डायमेंशंस में चेंज आते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस में चेंज आते हैं, दैट मीन्स कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्लियर है। तो अब जैसे कोई रॉड है, तो रॉड का अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या है, रॉड कैसी बॉडी है, लीनियर बॉडी है, ठीक है। तो ये लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। और कोई एरिया है तो एरिया का एक्सपेंशन कैसा कहलाता है, एरियल एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्लियर है। और वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है हमारा, सिंपल किसी भी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। अब इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है गाइस, इसका मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें तो जो चेंज इन लेंथ होता है वो L अल्फा डेल्टा टी होता है। जो चेंज इन लेंथ होगा, जो L डैश आएगी, सॉरी जो चेंज इन लेंथ होगा, जो बॉडी में लेंथ चेंज होगी, जो इंक्रीज होगी, वो L अल्फा डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी या डेल्टा थीटा भी लिखते हैं इसको काफ़ी बुक्स में, तो आप जो भी लिखना चाहते हो डेल्टा टी या डेल्टा थीटा वो लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको डेल्टा थीटा लिख लेते हैं अभी के लिए, कि बाद में अगर टाइम वाला कोई प्रॉब्लम आता है तो कंफ्यूजन ना हो। तो अल्फा यहां पे क्या है, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। विक्की देखो इधर, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। ऐसे ही एरिया के लिए होता है, एरिया के लिए क्या होता है, डेल्टा ए इक्वल्स टू ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा। अब बीटा यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। और ऐसे ही वॉल्यूम के साथ होता है, जब आप वॉल्यूम किसी भी बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाते हो और उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अब वो जो बॉडी है हमारी ना ही लीनियर है ना ही एरियल है, मतलब प्लेनर बॉडी भी नहीं है और लीनियर बॉडी भी नहीं है, एक वॉल्यूम उसका डिफाइंड है। तो वॉल्यूम में जो चेंज आता है
वो क्या आता है हमारे पास, डेल्टा वी, वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। क्लियर है? तो ये होता है चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां पे गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अब इन तीनों में कोई रिलेशन है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा, इन तीनों में कोई रिलेशन है या नहीं है? तो डेफिनेटली इन तीनों में रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है बीटा में, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, 3 टाइम्स। क्लियर है? तो इसको समझ कैसे सकते हैं, इसको सिंपल समझ सकते हो आप कि वॉल्यूम किससे मिलके बन रहा है, 3 डायमेंशन से मिलके लेंथ की, और एरिया किससे मिलके बन रहा है, 2 डायमेंशन से मिलके, और लीनियर तो है ही, सिंगल डायमेंशन है लेंथ में। तो इसीलिए इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है कि अल्फा, जो बीटा है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा है, और जो गामा है वो थ्राइस ऑफ अल्फा है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, या फिर ये हमेशा यही ट्रू होगा? तो ये बात नहीं है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान में रखो अपने, कि ये जो रिलेशन है ये आइसोट्रॉपिक बॉडीज के लिए है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये जो रिलेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कि अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये आइसोट्रॉपिक बॉडीज के लिए हैं। अगर एन आइसोट्रॉपिक बॉडी हो गई तो वहां पे क्या रिलेशन होगा, और एक्चुअल में होता क्या है, अगर बॉडी एन आइसोट्रॉपिक है तो होता क्या है। तो एन आइसोट्रॉपिक बॉडी का पहले तो मीनिंग ही समझो क्या होता है। एन आइसोट्रॉपिक बॉडी का मीनिंग क्या होता है कि वो बॉडी जिसकी एक पॉइंट पे, अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं तो उस पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग हैं। ठीक है, तो ई एक्स, ई वाई, ई जेड आप कह सकते हो, मान लो कि ये प्रॉपर्टीज क्या हैं, अलग हैं। ठीक है, तो गाइस ध्यान दो इधर थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, क्योंकि ये इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएंगी, ना कि सिंपल पूछी जाएंगी। कि सिंपल तो आपको पता ही है कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तब क्या होगा जब एन आइसोट्रॉपिक बॉडी आ जाएगी। तो एन आइसोट्रॉपिक बॉडी के केस में क्या होगा कि जो बीटा होगा वो क्या होगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में है। क्लियर है? अगर बॉडी वाई जेड प्लेन में है तो अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो गामा के लिए, गामा के लिए क्या होगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जी। ठीक है, क्लियर है मेरीन? समझ आ रहा है गाइस ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई एंड गामा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। ये वाला जो रिलेशन है ये एन आइसोट्रॉपिक बॉडीज के लिए है। किसके लिए है? एन आइसोट्रॉपिक बॉडीज, वो बॉडीज जिनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो गिवन पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में अलग होती हैं। ठीक है, आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, जो गिवन पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए जो बीटा का रिलेशन आता है वो ट्वाइस ऑफ अल्फा आता है, और गामा का जो रिलेशन आता है वो थ्राइस ऑफ अल्फा आता है, क्योंकि वहां पे अल्फा एक्स, अल्फा वाई और अल्फा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। ठीक है, क्लियर है? वो ई एक्स ई वाई क्या है अर्पिता, ये जो मैंने बस ये बताया है कि एक पॉइंट पे प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ई एक्स ई वाई, ई अल्फा, ई बीटा, ई गामा। ये बस मैं ये बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी डिफरेंट है हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल होते क्या हैं। एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो होते हैं फॉर अ गिवन पॉइंट प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, और जो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स होते हैं उसमें फॉर अ गिवन पॉइंट प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, क्लियर है? ओके, चलो अब आई होप ये वाला तो क्लियर हो गया अभी, क्योंकि अभी चैप्टर की जस्ट स्टार्टिंग ही है। तो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में अभी हमने ये जाना है
कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बॉडी की डायमेंशंस में चेंजेस आते हैं। ठीक, क्या चेंजेस आते हैं? उनकी डायमेंशन बढ़ती है, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। क्लियर है? अब अगर टेम्परेचर घटाओगे तो क्या होगा? अगर कोई T0 टेम्परेचर पे ऑलरेडी बॉडी थी, उससे टेम्परेचर कम कर दिया या बढ़ा दिया तो क्या डिफरेंस होगा? तो अगर कम कर दिया टेम्परेचर तो डेफिनेटली डायमेंशन क्या होने वाली है? कम होने वाली है। ठीक है, अरे तेजस क्या हो गया? इधर देख लो। चलो पढ़ते हैं इधर थोड़ा, गाइस इधर ध्यान दो। ओके अभिषेक, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो कोई बात नहीं। अमृत लेट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इधर देखो फटाफट कि क्या हो रहा है यहाँ पे। थर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग क्लियर है, और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी होगा सिमिलरली अगर थर्मल एक्सपेंशन है। चलो मैं अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये एक बॉडी है जिसकी लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन दे रखी है। चलो गाइस फटाफट इसका आंसर दो। ये जो बॉडी है इसकी 2 डायमेंशन दे रखी है, एल और बी, ठीक है। इसका मैंने टेम्परेचर T0 से बढ़ा दिया, कुछ टेम्परेचर मैंने यहां पे बढ़ा दिया। पहले ये बताओ मुझे एल और बी के साथ क्या होगा, फटाफट बताओ। एल और बी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? मेरीन बताओ क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीज होगी, मेरीन कह रही है इंक्रीज होगी। बाकी जनता? इंक्रीज, ठीक है। T0 से मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो L एंड B विल इंक्रीज। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। अब अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ इसमें, मैंने यहाँ से एक सर्कुलर पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया इसमें से, ठीक। उस सर्कुलर पार्ट की रेडियस है R। अब यहाँ पे एक होल हो गया है, ठीक है, R रेडियस का, और इधर ये सब प्लेट है, ठीक है, ये प्लेनर एरिया है। अब मैं T0 से इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, अब बताओ मुझे क्या होगा। तो L डैश B डैश और R डैश के बारे में बताओ क्या होगा। L डैश B डैश और R डैश सबके बारे में बताओ। L डैश बढ़ेगा, B डैश बढ़ेगा, R डैश बढ़ेगा, या कोई घटेगा? B डैश, R डैश, L डैश? ओके, इंक्रीज, अर्पिता इंक्रीज। तनिषा इज सेइंग सर सब इंक्रीज होगा, L डैश, B डैश, R डैश सब इंक्रीज होगा। ओके, सुपर रिसर्चर इज सेइंग L एंड B विल इंक्रीज एंड R डिक्रीज। इंक्रीज और ईरम क्या इंक्रीज होगा? तीनों या कुछ पार्ट इंक्रीज होगा कि L और B इंक्रीज होगा, R घटेगा? मतलब ये बॉडी एक्सपेंड होगी अगर T0 से मैंने टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो ये जो T टेम्परेचर है ग्रेटर देन T0 है, तो क्या होगा? ओके, मेरीन इज सेइंग L डिक्रीज, B इंक्रीज। तेजस इज सेइंग R डिक्रीज, L एंड B इंक्रीज। अविनाश इज सेइंग इंक्रीज ऑल। ऑल इंक्रीज, आयुष इज सेइंग। हाय प्रदीप। अर्पिता R डैश डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है इसमें, और ये जेईई एडवांस लेवल पे पूछा जाता है। तो काफ़ी जनता इसमें यही आंसर करती है कि L तो इंक्रीज होगा और B इंक्रीज होगा और R डैश डिक्रीज होगा, क्योंकि आपके माइंड में क्या आता है कि जब एक्सपेंशन होगा तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जो बीच में हमने होल किया है वो छोटा हो जाएगा। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। जन्म आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे। ओके, L B इंक्रीज, सपना इज सेइंग। तो गाइस ऐसा नहीं होगा कि L भी बढ़ेगा, L डैश बढ़ेगा, B डैश भी बढ़ा हुआ होगा, मतलब L से बड़ा होगा, और R डैश भी R से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ग्रेटर देन होगा ये सब। क्यों होगा? बड़ा क्यों होगा? तो सिंपल है कि यार जब ये फुल होती तो भी तो एक्सपेंड होती,
तो जो आर डैश आती है वो डेफिनेटली आर से बड़ी आती है या नहीं आती? सॉरी, एग्जाम्स वर गोइंग ऑन फुल फिजिक्स सिलेबस। ओके, तो कैसे हुए एग्जाम आपके फिर? तो बताओ कि देखो आर डैश भी बढ़ेगा, आर डैश डिक्रीज नहीं होगा, मतलब जो एल डैश है वो भी एल से बड़ा होगा, बी डैश भी बी से बड़ा होगा और आर डैश आर से बड़ा होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जो रिलेटिव मतलब डिस्टेंस है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो यहां पे भी आर डैश जो होगा वो डेफिनेटली बढ़ेगा, घटेगा नहीं आर। ठीक है, अविनाश is new, welcome to the class Avinash, very bad that you are so good in studies, एग्जाम कैसे खराब हो गया आपका? यस, तनीषा इज करेक्ट, तनीषा ने सही जवाब दिया था। अमर हाय, तेजस की पहली क्लास है, न्यू ईयर सर, न्यू ईयर, ओके, सो वेलकम टू द क्लास अविनाश। आयुष, यू आर ऑल्सो वेलकम। तो गाइस आपको समझ आई ये बात कि जो आर डैश है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, जो कैविटी का एरिया है वो अब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस पे प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। आपने एरर मेजरमेंट पढ़ा है, आपसे पूछ लेगा कि कितना बड़ा एरिया, कितना बड़ा बताओ। ठीक है, तो आई होप अभी क्लियर होगा सबको। क्वेश्चंस वर वेरी लेंदी, एडवांस क्वेश्चंस, मेंस पैटर्न। जन्म कौन सा बोर्ड है आपका? चलो अविनाश को क्लियर हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी थर्मल प्रॉपर्टीज, वो इम्पॉर्टेंट ही क्यों है? हाँ अर्पिता, मैथ्स की क्लास भी होगी लाइव, अभी एक्चुअली शेड्यूल ऑलरेडी बन चुका है इस वीक का, so soon you are going to find new classes of maths also. Ayush, all the best for your exams. मॉक टेस्ट, ओके, अच्छा आपने वो दिया था क्या मॉक टेस्ट, जेई मेंस पैटर्न का और एडवांस पैटर्न का, राइट? चलो ये इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस? थर्मल प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं और एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में ये क्यों इंक्लूड किया गया है और इसका वेटेज है या नहीं है? डेफिनेटली वेटेज तो है, देखो पेपर में तो ये आने वाला है, नो डाउट। जेई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस हो, ये पेपर में आएगा और कई बार इससे लिंक्ड क्वेश्चन भी आते हैं, स्ट्रेसेस इलास्टिसिटी को लिंक करते हैं इसमें, तो थर्मल स्ट्रेसेस से आप रिलेट कर सकते हो इसको कि स्ट्रेसेस कैसे आते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी की लेंथ चेंज हो रही है और चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ क्या होता है? स्ट्रेन होता है। तो डेफिनेटली बॉडी में स्ट्रेन तो आया है, तो अब ये फ्री है, लेकिन तो स्ट्रेसेस आएगा क्या कोई? अगर मैंने कोई बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, सिंपल ये टैब है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका एरिया बढ़ गया, तो इसमें कोई स्ट्रेसेस जनरेट होंगी क्या? बताओ, यस और नो, स्ट्रेसेस विल जनरेट और नॉट? WBJE का पहले होगा, तो WBJE तो आसान आता है यार, स्टेट बोर्ड तो। हाँ, Janam is saying stresses will generate in this tab if I will increase the temperature and suppose let us suppose the area of this tab is increased, so will stresses come in this tab or not? बताओ जनता, स्ट्रेसेस आएंगी या नहीं आएंगी इसमें? यस, सुपर रिसर्चर तेजस इज सेइंग यस, जैनम इज सेइंग यस, करण इज सेइंग यस। ओके, तो स्ट्रेसेस आएंगी आप लोग कह रहे हो। तो गाइज इसमें स्ट्रेसेस नहीं आएंगी, क्यों आएंगी स्ट्रेसेस? सिंपल फ्री टू एक्सपेंड है यार, इसको आप रोक थोड़ी ना रहे हो। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी लेंथ बढ़ गई, तो आपने रोका उसको क्या? तो जब आप उसको रोक ही नहीं रहे हो तो उसमें स्ट्रेसेस क्यों आएंगी? मेहरीन, नहीं आएंगी ना स्ट्रेसेस। तो फिर आप सब लोग यस कह रहे हो, दैट मीन्स आपको क्लैरिटी नहीं है इसको लेके। तो जब ये फ्री टू एक्सपेंड है तो ये बिल्कुल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, उसमें स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होंगी। क्लियर है? उसको रोका नहीं गया है, उसको रोकोगे तो स्ट्रेसेस आएंगी इसमें।
अब वाई इज इट इंपॉर्टेंट, देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये पिक्चर आपको क्या हो रहा है यहां पे? डू यू फाइंड रेलवे ट्रैक्स की ऐसी होती हैं क्या हमारी रेलवे ट्रैक्स? रेलवे ट्रैक्स क्या ऐसे सांप की तरह बनाई जाती है? बोलो गाइस। यस, कार्टून कह रहा है यस, ऐसे बनाई जाती है। कौन बनाता है ऐसे रेलवे ट्रैक्स? एक बोगी की लेंथ पता है कितनी होती है? नो नो नो, ओके आप सही आ गए भैया, ऐसे नहीं बनाई जाती हैं। और ये हुआ है गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से क्यों हुआ ये? कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, राइट। और एक रेल लेंथ बहुत बड़ी होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में। तो रेल लेंथ में क्या होगा यहाँ पे बताओ? जो डेल्टा एल होगा वो क्या होगा? ये दिख रहा है ना, एल अल्फा डेल्टा टी। अब ये एल बहुत बड़ा है तो डेल्टा एल भी कैसा होगा? बड़ा ही होगा। तो उस डेल्टा एल को जब बड़ा होगा, चेंज इन लेंथ, और सॉरी ये दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर L बड़ा है तो डेल्टा L भी क्या होगा? बड़ा होगा। अब उसको एक्सपेंशन के लिए आपने जगह नहीं दी तो क्या होगा? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बेंड, ठीक है। तो ये हाँ ये पॉसिबल है, ये रियल इमेज है जैनम, ये रियल इमेज है, ये कैमरा एंगल नहीं है, दिस इज द रियल इमेज, राइट। तो ये सच में ऐसा होता है। तो इसी के लिए देखो, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमको सॉल्यूशन मिले इस चीज़ के, हमको पता लगे कि हाँ ऐसी कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेटली इसमें पॉसिबिलिटी है, एंड दिस इज अ इंजीनियरिंग, अकॉर्डिंग टू इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स आप मतलब हर जगह हो सकती है जहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इसमें एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन जॉइंट लगाते हैं जिसकी वजह से तो जितना भी एक्सपेंशन होता है वो एक्सपेंशन जॉइंट सह लेता है, तो वो रेल लेंथ एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, लेकिन वो स्ट्रेट रहती है, फिर बेंड नहीं होती है, ठीक है। तो इस यहाँ हाँ लीव स्पेस बिटवीन जॉइंट्स, मतलब ऐसे स्पेस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ट्रेन का जो हमारी ट्रेन होती है इंजन, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जॉइंट्स पे फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। और जॉइंट बाय सॉफ्ट मेटल्स नहीं, एक्सपेंशन जॉइंट होता है एक, वो क्या होता है कुछ इस तरह से होता है, तो वो एक के ऊपर एक ऐसे स्लाइड कर जाता है वहाँ पे, ठीक है, रेल एक के बाद एक के ऊपर एक, तो उसकी टेंशन नहीं है, इसका मतलब इलाज है। तो मैं बता रहा हूँ कि थर्मल स्ट्रेसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे विक्की, रिया 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 चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला लो जेई मेंस, समझ आ रही है बात? इतना जेई मेंस के बारे में चिल्ला लोगे तो क्लियर हो जाएगा। रिया गई, जाने दो रिया को। विक्की चलो पढ़ाई पे ध्यान दे लो थोड़ा, रिया नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी। हाय अमरजीत। नहीं आयुष, इलास्टिसिटी चैप्टर हो चुका है ऑलरेडी, अब तनीषा के पीछे लग गया। हाय तनीषा, अरे पढ़ लो इधर, देखो एक्सेप्शन यहाँ पे पानी है एक्सेप्शन। अभी हमने बात की कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, ठीक। लेकिन पानी तो कह रहा है मैं एक्सेप्शन हूं, और नेचर भी देखो कितना अच्छा गेम करती है कि उसने वाटर के लिए एक्सेप्शन कर दिया, और इस एक्सेप्शन की वजह से ही जो फिशेस वगैरह होते हैं तो वो कोल्ड रीजन्स में सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि ऊपर तो आइस की लेयर आ जाती है, बट इस प्रॉपर्टी की वजह से नीचे जो होता है वो पानी रह जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिशेस वगैरह जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे जितनी भी आपके वो हैं जीव जंतु पानी के नीचे, वो सब क्या कर जाते हैं? सरवाइव, ठीक है। तो सर एनसीईआरटी से कौन सा चैप्टर है ये? अरे भैया थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ रहे हैं, थर्मल स्ट्रेसेस।
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि पानी के लिए वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो होती है वो मिनिमम होती है कब, वॉल्यूम जो मिनिमम होती है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और डेंसिटी मैक्सिमम होती है कब, वो भी कब होगी, जब वॉल्यूम मिनिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस पे। सर बर्फ के नीचे का वाटर क्यों हॉट होता है, इसी वजह से होता है, यही तो मैं बता रहा हूं कि जो आइस होती है वो फॉर्म होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, क्लियर है। तो जो फ्यूजन है वो कब होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी होती है मैक्सिमम। तो जो पानी है जब उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक है, तो डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर आ जाता है, और 4 डिग्री वाला पानी कहाँ चला जाता है, नीचे, और फिर ऊपर का पानी क्या हो जाता है, फ्रीज, और नीचे पानी कौन सा जा चुका है, 4 डिग्री सेल्सियस वाला, मतलब इस रेंज का, जो 2 से 6 डिग्री वाली रेंज है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है, तो ये वाला पानी चला जाता है नीचे, ठीक है। सर आई हैव डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मीनिंग क्या कहना चाह रहे हो आप, ठीक है जैनम, समझ आया। तो ये एक्सेप्शन देखो कितना हेल्पफुल है, नेचर ने पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा हुआ है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कम हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी तो पानी नीचे चला जाएगा, जिससे कि सारे जितने भी वाटर पानी में रहने वाले लोग हैं, सॉरी लोग कह रहा हूँ, जो भी फिशेज़ हैं या जितने भी वो हैं नीचे सर्वाइव कर जाते हैं, और बाकी जो भी है ऊपर का पानी जो होता है वो फ्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आप कह रहे हो कि उसके आइस के नीचे का पानी हॉट क्यों होता है, वो हॉट इसी वजह से होता है। तो जो हॉट मतलब इतना हॉट नहीं होता है कि उबाल मार रहा है वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता है, मतलब रिलेटिवली हॉट होता है। अब इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका 4 डिग्री सेल्सियस है, तो आप क्या बोलोगे कि नीचे का पानी हॉट है, ठीक है, रिलेटिवली। एक्वामैन, हाँ एक्वामैन तो सर्वाइव कर जाएगा, एक्वामैन के लिए ही है ये। तनीषा, हाँ फिर रिया के पीछे पड़ गया यार, अरे विक्की क्या हो गया भाई क्यों कर रहे हो ऐसे। हाँ ये 4 डिग्री वाटर पर ही एप्लीकेबल है, ये वाटर के लिए ही है, सब जगह के लिए नहीं है ये, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, बिलो आइस, आइस के नीचे यही होता है, बता तो रहा हूँ, आइस के नीचे। अब देखो कैसे आइस की लेयर जमती है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसका पूरा डेरिवेशन है, सब कुछ है प्रॉपर, लेकिन वो अभी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक, क्लियर है। ओके ये कह रहे हैं बट हॉट वाटर ऑलवेज कम ऑन अपर साइड ऑफ द सरफेस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो ना यहाँ पे बाद में जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन कब, 4 डिग्री के बाद, ये 4 डिग्री के बाद की बात है। तो 4 डिग्री के बाद तो फिर बर्फ जमनी नहीं है, वैसे भी बर्फ कब जमेगी, जब टेम्परेचर कम होगा सराउंडिंग का, क्लियर है। तो 4 डिग्री के बाद तो बर्फ जमनी नहीं है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है, अब 4 डिग्री के बाद आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो ना ग्राफ यहाँ पे, मैंने बोला एक्सेप्शन है 0 to 4 के बीच में, ठीक है। आर के कार्टून वर्ड, हाँ हिंदी में ही बोल रहा हूं अभिषेक। तो 4 डिग्री के बाद जो भी है वो नॉर्मल है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी कम हो जाएगी तो गर्म पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक। लेकिन 0 to 4 डिग्री तक जो काम है वो एक्सेप्शन है, ठीक। 0 to 4 तक क्या होगा, आपका वॉल्यूम घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। अभिषेक सर मैथ्स क्लास लाइव नहीं होती क्या, बिल्कुल होगी मैथ्स क्लास लाइव, तो अब क्लासरूम टैब पे आप जाके शेड्यूल देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो बिल्कुल लाइव होगी मैथ्स की क्लास, ओके तनीषा क्लियर है। सर व्हाट्स डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 and at 8
इन दी ग्राफ प्लीज चेक, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। देखते हैं अभी क्या डेंसिटी है, अभी देख लेते हैं, डोंट वरी, एक मिनट। 4 and 8 क्या प्रॉब्लम है बताओ। 4 पे कुछ 1000 के पास जा रही है और 8 पे कम है, 8 पे कम है, 0 के बराबर है कुछ। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये दिस इज नॉट अ रियल स्केल डायग्राम। ओके, क्लियर है। हाँ विनाश, जो जितने भी लोगों को ये डाउट है कि मैथ्स की क्लास नहीं हो रही है या हो रही है, अब नेक्स्ट वीक से आपको मैथ्स का शेड्यूल क्लासरूम वाले टैब में जाके उसके अंडर में सारे शेड्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। मैथ्स फिजिक्स जो भी होगा, क्लियर है। हाँ अनाया, सॉरी आई फॉरगॉट, क्लियर है। तो वो टाइम वगैरह सब कुछ वहां पे अपडेट होगा, डोंट वरी। थर्मल कंडक्टिविटी आएंगे मोना रॉय, जब हम अभी हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होता है, तीनों मोड्स डिस्कस करेंगे, कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद और डिस्कशन करेंगे कि कंडक्शन, जो कन्वेक्शन और रेडिएशन है, तो रेडिएशन वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये वाला पार्ट देख लो, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा एम्स वालों को और जेई मेंस वालों को थोड़ा ज़्यादा प्यारा होता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ कुछ स्पेशल टॉपिक्स होते हैं बच्चों, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं, जो अब जैसे मेरे को तो एक्सपीरियंस के साथ पता है, ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कौन सा नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था वो वेव वेलोसिटी वाला, तो देखा होगा आपने कि तीनों दिन हर शिफ्ट में वो वेव वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन आया है, टेंशन इन स्ट्रिंग, याद होगा जैनम को मैंने बताया था। और इसके बाद मैं अभी फिर से बता रहा हूँ कि देखो, ये वाला भी प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये इससे भी उनको बहुत प्यार है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व कि कैसे होगा ये। तो टी डैश देखो, अब कोई भी पेंडुलम है, अब उसमें मेटल वायर से बंधा हुआ है, सिंपल पेंडुलम, आपको पता है पेंडुलम क्या होता है, सिंपल ऐसे हिलता रहता है। तो सेकंड्स पेंडुलम होता है, काफ़ी तरीके के हैं, ठीक। अंश, वी आर स्टडिंग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ओके। मेरा अगला क्लास क्लासरूम टैब में आपको पता लग जाएगा कब है। तो अभी देखो फटाफट पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी बात भी डिस्कस कर लेंगे। अब अगर वहां पे टाइम बढ़ गया, सॉरी टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया, क्लियर है, सिंपल पेंडुलम था, रोल हो रहा था, अब वहां पे क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया या फिर टेम्परेचर घट गया। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लेंथ क्या होगी उसकी, बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किससे, जो जिस टाइम पे हम पेंडुलम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक, उस टाइम पे कुछ टेम्परेचर टी नॉट था, उससे टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, लेंथ चेंज होगी स्ट्रिंग की, ठीक है। तो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होगी तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास वाले जो पोर्शन है, जो भी बॉब का, वहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की लेंथ भी चेंज हो जाएगी, क्लियर है। वेटलेस होगा पेंडुलम, हाँ। अब देखो, उसका मास हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। तो ध्यान दिया करो चीजों को पे, कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे L कुछ L डैश हो गई, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो L क्या हो गई, L डैश। तो अब इस L डैश को कैसे लिखूंगा मैं, 2 पाई अंडर रूट L 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, ठीक। ये नई लेंथ होगी। अगर आप लोगों को पता है कि एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन क्या होता है,
हाय मोहित, हापुड़ से हो आप, यूपी से, ओके। हाँ, यही चेंज है, ये चेंज इन लेंथ है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो लेंथ में चेंज आएगा वही तो सेंटर ऑफ मास तक की लेंथ में चेंज आएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको कि ये वाला आप चेंज इन लेंथ यहां पे लिख सकते हो? नहीं। अब नीचे वाला क्या टाइम पीरियड था हमारा? नीचे वाला तो टाइम पीरियड नॉर्मल ही था कि थीटा नॉट कोई भी रेफरेंस टेम्परेचर था तो उस पर क्या होगा, अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब चलो नेक्स्ट बोर्ड पे इसका रेशियो लेके इसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और पेपर में पूछा क्या जाएगा आपसे, ठीक है। देखो फटाफट, टी डैश डिवाइडेड बाई डी क्या होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और जी से जी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या आएगा रेशियो, टी डैश के सामने था हमारे पास अंडर रूट एल डैश 1 प्लस, सॉरी ये तो एल हो जाएगा, एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय एल। क्लियर है? तो टी डैश डिवाइडेड बाय टी विल बिकम 1 प्लस हाफ ऑफ, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे और जैसा कि हमको पता है कि अल्फ़ा बहुत छोटा होता है तो फर्दर वाली टर्म्स जो होंगी वो और छोटी होती चली जाएंगी, तो उसको निगलेक्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही है मेरीन, तो 1 प्लस हाफ ऑफ एल्फा डेल्टा टी डेल्टा थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो चेंज कैसे लिखोगे, चेंज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा टी अपॉन टी किसके बराबर आएगा, हाफ एल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर है? और यही चीज इंपॉर्टेंट है। रवि मीना क्लास चल रही है अपनी थर्मल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। जैनम सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है जो कि एक मेटेलिक वायर से लटक रहा है और उसमें आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों लगाना है यहाँ पे, देखो चीज़ों को ना सिंपलिस्टिक वे में सोचा करो। एक तो ये हो गया केस जो मैंने अभी इतना लंबा चौड़ा लिखा है, एक और इससे भी आसान तरीका बता सकता हूँ, ठीक है। इससे आसान तरीका क्या है, मुझे ये बताओ टाइम पीरियड क्या होता है। चलो इससे आसान तरीका बता देता हूँ, आप बोल रहे हो जैनम तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। क्लियर है ये बात, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, सिंपल कुछ मत लिखो। वो कह रहा है कि जी कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, बस टी एल चेंज होगा तो टी चेंज होगा, ठीक। तो सिंपल एरर और मेजरमेंट से मैं चेंज इन टाइम, क्या रिलेटिव एरर्स नहीं पढ़ी आपने, क्या होगा इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल, और एल की क्या पावर है, वो कोफिशिएंट बन जाती है, तो एल की पावर क्या है यहाँ पे, हाफ। ये लो हो गया खत्म, एक लाइन में खत्म हो गया, कोई एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। अब ये डेल्टा टी अपॉन टी तो चेंज इन टाइम है, हाफ। अब डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ। अब ये एक्सपेंशन की वजह से हो, चाहे किसी और वजह से हो, चाहे टेंशन की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, वो डेल्टा एल का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर दो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक्सपेंशन की वजह से डेल्टा एल है तो उसको क्या लिखोगे, एल एल्फा डेल्टा थीटा, तो एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा, एल्फा डेल्टा थीटा। अब देखो सेम एक्सप्रेशन है नहीं, राइट और लेफ्ट, ये बताओ मुझे, बोलो सेम है या नहीं है। डिफरेंशिएट भी नहीं करना है, सिंपल एरर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ, जो पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है, वो डिफरेंशिएट करके ही तो आता है। तो इससे कर सकते हैं नहीं। अब बताओ ये सिंपल कितना आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है। अरे अंश कॉम्प्लेक्स नहीं किया था, एक्चुअली थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इसलिए थर्मल प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व कर रहा था मैं, ठीक है। समझ आ गई बात सबको।
तो थर्मल प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हो और सिंपल एरर मेजरमेंट से कर सकते हो। सिंस हमारा चैप्टर अभी थर्मल प्रॉपर्टीज चल रहा है तो इसलिए मैंने उसके थ्रू बता दिया। ठीक, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? तो यहाँ समझ आ गया। अब आगे की कहानी तो सुनो, इसी पे अटके रहोगे क्या? आगे की कहानी करते हैं। अंश प्लीज रिप्लाई सर, लॉग से करना सही होगा क्या? लॉग से कर लो, लॉग से करो। कैसे करोगे? करो लॉग से, लॉग से करके एक्सप्रेशन लिख के यहाँ पे मुझे भेज दो। ठीक, देखते हैं। पहले अभी डिस्कस कर लें जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी जो है वो टाइम गेन और लॉस इन टाइम है। क्लियर है? जो डेल्टा टी है वो गेन इन टाइम और लॉस इन टाइम है विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम, जो भी उसने दे रखा है। अब वो दे सकता है 1 घंटे में कितना लॉस हुआ, यहाँ लिख दोगे। 1 दिन में कितना लॉस हुआ, यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर है? तो जो डेल्टा टी है वो है गेन इन टाइम और लॉस इन टाइम। वो अब गेन कैसे होगा और लॉस कैसे होगा, ये आपको सोचना है। कैसे सोच सकते हो कि लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2π√L/g। तो लेंथ बढ़ गई तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेंथ घट गई तो क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√L/g। L कम हो गया तो टाइम क्या हो जाएगा, कम। अब एक्चुअल में ये 5 सेकंड दिखा देगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा ये, लेकिन रियलिटी में क्या 5 सेकंड हुए होंगे? हो सकता है रियलिटी में 4 सेकंड ही हुए हों। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, गेन कर लिया इसने। समझ आ गई बात? समझ आई सबको? अविनाश, आई एम डोंट अंडरस्टैंड। तो आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है ये बताओ, क्या नहीं समझ आया, क्या रिपीट करना है इसमें? अविनाश, अविनाश आप कौन सी क्लास में, पहले तो ये बताओ। ये 11th क्लास का है। 11th क्लास में थोड़ा मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम है। ठीक है, सर लॉग से तो ये एक्सप्रेशन सही आ रहा है आपका? हाई स्कूल यूपी बोर्ड, अच्छा तो हाई स्कूल में हो ना अभी आप, मतलब 10th में हो फिर, है ना? 11th में आप आओगे तो होगा। क्लियर है? चलो आगे अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं अगर होती है या नहीं। ये वाला पार्ट क्लियर है? तो हमको ये समझ आ गया यहाँ से कि डेल्टा T/T इज इक्वल टू हाफ एल्फा डेल्टा थीटा। ये एक्सप्रेशन अपनी नोटबुक में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ये एक्सप्रेशन अपनी नोटबुक में लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। ठीक है, आगे बढ़े। ये थर्मल स्ट्रेसेस आ गई। चलो पहले ये क्वेश्चन करके दिखाओ, इसके बाद थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ हाँ जैनम, ये हो सकता है, यू आर राइट, बिल्कुल हो सकता है। पार्थ कोई बात नहीं, लेट हो। जैनम देखो, पॉसिबिलिटीज सारी हो सकती हैं। हो सकता है ह्यूमन एरर हो जाए, हो सकता है एक्सपेरिमेंटल एरर हो जाए, जिससे हम टाइम मेजर कर रहे हैं उसी में एरर हो। ठीक है, लेकिन अभी हमको वो सारे फैक्ट्स निगलेक्ट करने हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास सिंपल ये पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताओ अगर ऐसा ऐसा होता है। तो केवल यही मानो कि जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब कोई प्रोजेक्टाइल का मोशन है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज पूछ ली, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे पेपर में ये तो लिख के नहीं आओगे कि एयर रेजिस्टेंस आ गई, तो एयर रेजिस्टेंस तो आपने क्वेश्चन में दी नहीं है, क्वेश्चन गलत है। नहीं, वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं दी है, दैट मीन्स यू हैव टू इग्नोर दैट। ओके, अगर एयर रेजिस्टेंस दी है तो उसके अकॉर्डिंग आप हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन फिर बनाओ वहाँ पे, और एयर रेजिस्टेंस को लो पिक्चर में, तो उसके अकॉर्डिंग रेंज निकालो। ठीक है, तो जैसा गिवन है वैसे ही करना है।
हाँ, एरर हमेशा सम होती है, एरर इज ऑलवेज सम जैनम। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाओ फटाफट, इसको सॉल्व करो। एक्चुअली इतने सारे चैट्स आते हैं तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ पूरा इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट, ठीक है। सम ऑफ एरर होगी, ठीक है। जीरो करेक्शन होता है कैलिब्रेशन जब करते हैं। अंश क्वेश्चन ट्राई करो ये वाला। हाय मैम माइक, मुझे स्टेट का प्रिपेयरिंग करवा दीजिए प्लीज़। क्या है स्टेट का प्रिपेयरिंग? हो गया अंश, हो गया। क्या आंसर आया? 1.34 इंटू 10⁻⁻⁵। ओके, आयुष नहीं आ रहा, अंश का आ गया या 1, हाँ अंश ठीक है, तेजस का भी ठीक है, मृन्मयी का भी ठीक है। जैनम आप नहीं कर रहे हो ट्राई? पार्थ का ठीक है सर, मैंने सबसे पहले किया। ओके नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबसे पहले किया तो फिर टाइम आपने बचा लिया। सिविल इंजीनियरिंग थी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्लॉक विद अ मेटल पेंडुलम बीटिंग सेकंड्स कीप्स करेक्ट टाइम एट 0 डिग्री सेल्सियस if it loses 12.5 seconds a day at 25 degree Celsius, the coefficient of linear expansion of metal pendulum is। तो इसमें देख लो, जिससे भी नहीं हुआ है वो देख लो इस क्वेश्चन को, कोई बहुत ज़्यादा टफ हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, और इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं जनरली मेंस में और एम्स वगैरह नीड में। तो कैसे होगा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे कि जन्म का आंसर आ गया 1.157 इंटू 10⁻⁵। चलो देखते हैं फटाफट। सर व्हेन विल आई कैन सी द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन ऑफ फिजिक्स? डेफिनेटली यू विल सी सून ऑल द चैप्टर्स, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, SHM is conducting by Himanshu sir, and now we have also covered elasticity also, right? Now we are doing thermal properties of matter. तो सारे आएंगे, टेंशन नहीं है। अब इसको देखते हैं फटाफट। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था गाइस कि डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे सब कुछ गिवन है, डेल्टा टी गिवन है 12.5, टी एक दिन में कितने होते हैं? 86400 होते हैं सेकेंड्स, ठीक, इक्वल्स टू हाफ अल्फा पूछा है, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0 डिग्री से 25, तो चेंज 25 है टेम्परेचर का। तो ये तो ख़त्म ही हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, ये इससे ये कट गया हाफ और ये ख़त्म, तो 1/86400 आ जाएगा, ठीक है। हाँ आवाज़ आ रही है मेरी हर्ष? क्या हो गया, कितना रह गया लेक्चर? अच्छा लेक्चर कितना रह गया? लेक्चर तो 9:30 पे स्टार्ट हुआ था, 10:30 तक चलता है, तो थोड़ा सा ही रह गया। ये वाला आई होप सबसे हो गया होगा क्वेश्चन, तो बहुत इजी सा था। इजी था इसलिए था क्योंकि हमने पढ़ लिया, वरना इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं आप, तो टाइम नहीं वेस्ट करना है। दैट्स ओके जैनम, आपका फिर ठीक है। तो सेकंड वाला करो। अ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड इज हीटेड बाय टेम्परेचर T एंड साइमल्टेनियसली
सब्जेक्टेड टू अ नेट लॉन्गिट्यूडनल कॉम्प्रेश, अच्छा ये थर्मल स्ट्रेसेस पे है, ओके ये मत करो अभी, ये करो क्वेश्चन नंबर 3 करो। हाँ हर्ष आपका बात सुन तो रहा हूं, क्या हो गया? बताओ हर्ष। हाँ 4 मेथड से हो जाएगा, वेरी गुड। सर व्हाट्स द अरेंजमेंट? 2 आइडेंटिकल रॉड्स ए एंड बी, सिंपल 2 रॉड्स हैं ए और बी, उसका टेम्परेचर इनिशियल 30 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद एक ए रॉड को हीट किया गया है 180 डिग्री तक और बी रॉड को हीट किया गया है T डिग्री तक, और इनिशियली दोनों का 30 डिग्री था और दोनों की इनिशियल लेंथ भी सेम है और फाइनल लेंथ भी सेम है। सिंपल ये दिया गया है, ठीक है। तो इसको करो सॉल्व, इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ सेम है, दैट मीन्स कि चेंज इन लेंथ जो है वो बराबर होगा, तो वहाँ से आप T निकाल सकते हो, ठीक है। तो 200 आ रहा है काफ़ी बच्चों का, तो हो सकता है 200 आंसर हो। एक्चुअली मुझे आंसर इसका कुछ भी याद नहीं है, तो मैं खुद सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो हो सकता है 200 डिग्री हो। ठीक है, हुआ किसी से? बाकी जनता क्या कर रही है? ओरली हो गया, वेरी गुड, ओरली हो गया तो बहुत अच्छी बात है। 230 आ रहा है जैनम का, ओके बाकी लोगों का 200 आ रहा है, जैनम का चलो सॉल्व करके देख लेते हैं इसको फटाफट। एक और का 230 आ रहा है, अंश आपका 200 आ रहा था, 3-4 लोगों का 200 है, 3-4 लोगों का 230 भी आ रहा है। चलो मैं ट्राई कर लेते हैं इसको फटाफट। तो डेल्टा एल लेंथ सेम होगी, दैट मीन्स अल्फा 1 और डेल्टा थीटा 1, दैट मीन्स ए इक्वल टू अल्फा बी डेल्टा थीटा बी, राइट। अल्फा ए अपॉन अल्फा बी दे रखा है 4/3 और थीटा बी अपॉन थीटा ए हो जाएगा, तो डेल्टा थीटा बी कितना होगा? T-30 डिवाइडेड बाय 180 माइनस 30 विच इज 150, तो 4 इंटू 150, 4 इंटू 150, ठीक है, इक्वल्स टू, कट ही कर देते हैं इसको, 4 इंटू 50 कर लेते हैं। हाँ तो ठीक है जैनम, यू आर राइट, जैनम इज करेक्ट। तो 3 का जो भी आ रहा है आंसर, T का कितना आ रहा है? 230 डिग्री सेल्सियस, तो 230 डिग्री सेल्सियस है गाइस, 200 नहीं है। और 277 हर्ष, 277 तो बिल्कुल भी नहीं है। 230 केल्विन नहीं है, केल्विन गलत है, डिग्री सेल्सियस में है जैनम। तो ऑप्शन केल्विन में भी होगा, वहां पे केल्विन में मत पुट करके आना, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में है। तो गाइज आज का टाइम हो गया, अब चलते हैं। एक क्वेश्चन जो था सेकंड वाला वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और थर्मल स्ट्रेसेस को पढ़ेंगे और हीट ट्रांसफर के बारे में जानेंगे अगली क्लास में। तो थोड़ा पढ़ के आना गाइज, तब तक के लिए अब चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय ऑल ऑफ यू, ठीक है।